तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन की यूनिट 2 जिसका नाम है कंसेंसस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंसेंसस। कंसेंसस होता क्या है, पढ़ते हैं। कंसेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिस्ट्रस्टिंग नोड्स ऑन अ फाइनल स्टेट ऑफ डाटा। तो बेसिकली सपोज हमारे पास दो नोड हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती, बट जब हम उन दोनों नोट्स के लिए किसी एक कॉमन वैल्यू पे रीच करते हैं या मतलब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है वो दोनों नोट्स, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसेंसस। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। व्हेन मल्टीपल नोट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड दे नीड टू एग्री ऑन अ सिंगल वैल्यू, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कंसेंसस। तो वही है, जब दो नोट्स में तो ये चीज़ ईजी है कॉमन एग्रीमेंट पे पहुंचना, बट जब हमारे पास दो से ज़्यादा नोट्स होंगी, मान लीजिए 10 होगी, 20 हो गई, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बहुत ही मुश्किल होगा कंसेंसस को अचीव करना। थर्ड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग कंसेंसस बिकम बिटवीन मल्टीपल नोट्स इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। जब हमारे पास मल्टीपल नोट्स हो और हम कंसेंसस पे मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचे मल्टीपल नोट्स के बीच में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। तो ये तो हो गया कंसेंसस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंसेंसस मैकेनिज्म। तो कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है? कंसेंसस मैकेनिज्म इज अ सेट ऑफ steps that are taken by all the nodes in order to agree on a proposed state or value। तो कंसेंसस मैकेनिज्म जो होता है, ये एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो सभी नोड्स मिलके रहती हैं इन ऑर्डर टू एग्री ऑन अ प्रपोज्ड स्टेट और वैल्यू, जो प्रपोज्ड स्टेट होते हैं वैल्यू पे पहुंचने के लिए। Second, the consensus mechanism consists of some specific objectives such as coming to an agreement, collaboration, cooperation, equalized to every node, and mandatory participation of each node in the consensus process। तो कंसेंसस मैकेनिज्म जो रहता है, कुछ उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे कि कमिंग टू एन एग्रीमेंट, मतलब जैसे भी आपको मैंने ऊपर बताया कि डिस्ट्रस्टिंग नोड्स का कॉमन एग्रीमेंट पे आना, कोलैबोरेशन बिटवीन द नोड्स, कोऑपरेशन बिटवीन द नोड्स, इक्वल राइट टू एवरी नोड, मतलब सभी नोड के बाद इक्वल राइट होना चाहिए, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑफ ईच नोड, मतलब सभी नोड जो है वो नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करें। Following are the various requirements which must be met in order to provide the desired result in a consensus mechanism। तो जब हमें अपने रिजल्ट के जैसा हम चाहते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। फर्स्ट है उसमें से एग्रीमेंट, सेकंड टर्मिनेशन, थर्ड वैलिडिटी, फोर्थ फॉल्ट टॉलरेंट, एंड फिफ्थ इज इंटीग्रिटी। नाउ अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स के लिए भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है आपकी बार 2024 में। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द फर्स्ट कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज्ड इन ब्लॉकचेन नेटवर्क वाज प्रूफ ऑफ वर्क। तो जितने भी कंसेंसस प्रोटोकॉल है उनमें सबसे पहले जो यूज हुआ था उसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क selects one node to create a new block in each record of consensus by computational power competition। तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कोई एक नोड हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से हम एक कोई ब्लॉक क्रिएट करते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट, इन द कंपटीशन द पार्टिसिपेटिंग नोड्स नीड टू सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक पजल। तो बेसिकली जितनी भी नोड्स रहती है नेटवर्क के अंदर, उन सबको मिलके एक पजल सॉल्व करनी होती है। नेक्स्ट, द नोड हु फर्स्ट एड्रेसेस द पजल कैन हैव अ राइट टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक। तो जो नोड सबसे पहले पजल को एड्रेस करती है उसके पास राइट रहता है ब्लॉक क्रिएट करने का। और ये इसका डायग्राम है, ये एग्जाम में जरूर बना के आना है। तो ये यहाँ बता देता हूँ ये क्या क्या है। ये मर्कल ट्री है, टाइम स्टैम्प, प्रीवियस हैश ब्लॉक, वर्जन और नन्स, ये सब चीजें मिलके एक हेडर ब्लॉक का जो है हेडर क्रिएट करती हैं। और इसके ऊपर हम ऐसे अच्छे एल्गोरिथम लगाते हैं। अच्छे एल्गोरिथम का जो आउटपुट होता है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि ब्लॉक की जो हैश वैल्यू है वो टारगेट से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो हम न्यू ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, और अगर नहीं है तो उसके लिए हम जो नंस होता है नंस उसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ पजल। ये मतलब जो पजल हम नोट्स मिलके सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नोट्स नीड टू कीप एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ नंस नंबर यूज्ड वंस। सो नोट्स को जरूरत होती है कि नंस की वैल्यू को कंटिन्यूसली एडजस्ट करते रहें टू गेट द करेक्ट आंसर, जिससे कि उनको करेक्ट आंसर मिल पाए, विच रिक्वायर मोस्ट मच कंप्यूटेशनल पावर, जिसके लिए हमें कंप्यूटेशनल पावर का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस है। इट इज हाईली स्केलेबल, ये बहुत ज्यादा स्केलेबल होता है, मतलब कि आप किसी नेटवर्क में कितनी भी डिवाइस जोड़ते जाइए बट उसकी स्पीड जो है स्लो नहीं होगी। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का हाई लेवल रहता है।
प्रोवाइड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मेथड ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड मेथड रहता है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज अलाउ माइनर्स टू अर्न क्रिप्टो रिवार्ड, ये माइनर्स को अलाउ करता है कि वो क्रिप्टो रिवार्ड्स अर्न कर पाएं। अब जब इसके कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 51% अटैक, तो 51% अटैक के चांस रहते हैं। 51% अटैक क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम की या नेटवर्क की 51% कंप्यूटेशनल पावर कोई हैकर हैक कर ले या उसके पास एक्सेस हो जाए तो उसको 51% अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाई एनर्जी यूजेज, नेक्स्ट इज रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इसके लिए इक्विपमेंट्स की जो रहते हैं वो महंगे रहते हैं। स्लो ट्रांजेक्शन स्पीड, जो ट्रांजेक्शन की स्पीड रहती है वो स्लो रहती है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन कंसेंसस, तो स्केलेबिलिटी का एस्पेक्ट क्या रहता है ब्लॉकचेन कंसेंसस में, वो हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, स्केलेबिलिटी इज अ की बैरियर व्हेन अप्लाइंग ब्लॉकचेन टू रियल बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम रियल एनवायरनमेंट के अंदर ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्केलेबिलिटी वहां पे सबसे बड़ी इशू क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी फोकस इज टू improve the scalability of blockchain system which is due to the inefficiencies of the consensus mechanism proof of work, जो हमारा प्राइमरी फोकस रहता है वो इम्प्रूव करना होता है स्केलेबिलिटी किसी भी ब्लॉकचेन सिस्टम की। और जो स्केलेबिलिटी का इशू होता है वो किस वजह से क्रिएट होता है, वो होता है इनफिशियंसी ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज द स्केलेबिलिटी इशू इज एनालाइज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्रूपुट, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, जो स्केलेबिलिटी का इशू रहता है वो उसको किस किस प्रोस्पेक्टिव से एनालाइज करते हैं, थ्रूपुट के प्रोस्पेक्टिव से, स्टोरेज के से एंड नेटवर्किंग के से। नेक्स्ट इज currently the throughput of the Bitcoin blockchain is restricted to approximately 7 transactions per second। अभी देखा जाए तो हमारा जो बिटकॉइन है उसका जो थ्रूपुट है वो 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली अप्लाई ब्लॉकचेन टू रियल बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर नोड्स हैव लिमिटेड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में अप्लाई कर पाए। क्यों? क्योंकि नोड्स के पास लिमिटेड स्टोरेज होती है एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो रहती है वो भी कम रहती है। अप्रोचेस फॉर इंप्रूविंग द स्केलेबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन कंसेंसस प्रोटोकॉल, तो जो हमारे नेटवर्क में स्केलेबिलिटी की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं उनको हम किस किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इंक्रीज द ब्लॉक साइज, ब्लॉक की साइज को इंक्रीज करके। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन साइज, ट्रांजेक्शन के साइज को घटा के। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसीड बाय नोड्स, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो नोड्स प्रोसीड करती है उनको कम करके। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन परमिशन एंड परमिशनलेस ब्लॉकचेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो यहाँ से शायद 12 नंबर का भी आ जाए यूनिवर्सिटी में। तो इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं हम, ये कैटेगरीज है किस किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला अगर स्पीड के बेसिस पे देखें तो परमिशन जो है वो फास्टर रहता है, परमिशन ब्लॉकचेन, परमिशन लेस जो रहता है वो स्लोअर रहता है। इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी के टर्म्स में परमिशन जो रहता है वो प्राइवेट मेंबरशिप लेके रहता है, और जो परमिशन लेस रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब हर किसी को विजिबल रहता है और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। और अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो जो परमिशन रहता है वो तो प्राइवेट एंटिटीज के बेसिस पे रहता है, और जो परमिशन लेस रहता है वो ओपन सोर्स रहता है। ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो मैनेज बाय ग्रुप ऑफ नोड्स प्रीडिफाइंड, ये प्रीडिफाइंड नोड्स का जो ग्रुप रहता है वो मैनेज करता है, और ये और इसको पब्लिक ओनरशिप, नो वन ऑन द नेटवर्क, इसमें पब्लिक ओनरशिप रहती है, किसी का नहीं रहता, मतलब पूरी पब्लिक का रहता है, कोई एक ऐसा नहीं है जिसके पास एक्सेस हो पूरे नेटवर्क का। कॉस्ट जो रहती है, परमिशन जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, परमिशन लेस जो रहता है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। सिक्योरिटी जो है कम रहती है परमिशन में, परमिशन लेस में ज्यादा रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो परमिशन जो रहता है पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और परमिशन लेस जो होता है वो ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।